स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज झारखंड में दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं। 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसे लेकर लंबे वक्त से चुनाव प्रचार का शोर देखा हमने, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा और अब वो घड़ी आ गई है जब जनता अपना जनादेश सुनाएगी। वो अपनी 5 साल के लिए सरकार का चुनाव करेगी। और इस बीच चुनाव के लिए मतदान की अपील करते हुए हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, इन सभी ने ट्वीट किया है, जनता से अलग अलग अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आए और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, अपने मताधिकार के अपने मतदान करने के अधिकार का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम आपको पढ़वाते हैं कि कल्पना सोरेन ने सबसे पहले क्या ट्वीट किया, क्या अपील की है। तो कल्पना सोरेन ने लोगों से जो अपील की है, हम पहले उस पर आते हैं। कल्पना सोरेन की इस ट्वीट में हम देख सकते हैं कि उन्होंने फोटोज शेयर की हैं जहां वो लोगों से मिली हैं और इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि झारखंड की आधी आबादी चुनाव में कीर्तिमान बनाएगी। अपने हक, अधिकार और सम्मान के लिए आज झारखंड के 38 विधानसभा सीटों पर सभी वर्ग, खासकर माताएं, बहनें बड़े उत्साह से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। आज गांडेय में अपनों के बीच जीतेगा झारखंड। यानी एक तरह से उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि इस बार के चुनाव में भी झारखंड की जीत होगी, जेएमएम की जीत होगी। वो गांडेय विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है, वहां लोगों से उन्होंने मुलाकात की और ये सारे विजुअल्स उन्होंने शेयर किए हैं मुलाकात के। और गांडेय से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें कि गांडेय सीट पर कल्पना सोरेन का मुकाबला बीजेपी की मुनिया देवी से है और यहां भी पिछली बार उपचुनाव में कल्पना सोरेन इस सीट से जीत कर आई हैं और एक बार फिर वो मैदान में है। इसके लिए उन्होंने 100 से ज्यादा रैलियां की हैं और लगातार वो लोगों के बीच, महिलाओं के बीच खासकर पहुंच रही हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए उनके इस अपील का काफी असर भी देखा गया। मतदान प्रतिशत भी काफी अच्छा देखा गया झारखंड में। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलकर वोट करने को दिखाई दिए। लंबी कतारें नजर आई मतदान केंद्रों के बाहर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी यश कि अभी फिलहाल वोटिंग प्रतिशत क्या है, कहां के क्या आंकड़े हैं, सुबह से लेकर के अब तक कैसा मतदान का दौर कैसा देखा गया झारखंड में? धन्यवाद आराधना। आज दूसरे फेज की जो वोटिंग चल रही है झारखंड में इस समय 38 सीटों पर, आज का दिन झारखंड के लिए, झारखंड वासियों के लिए, आदिवासी अस्मिता के लिए, जल जंगल जमीन की जो हक की बात करते हैं उसके लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और आज हर एक वर्ग का जो वोटर है वहाँ, चाहे हम युवा की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें और खासतौर से महिलाओं की बात करें, सभी वर्ग आज अपने घरों से निकलकर वोटिंग कर रहे हैं। और वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 1 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो ताज़ा आंकड़े हम दर्शकों को अभी बताएंगे। कुल जमा आंकड़े सभी 38 सीटों पर जो हैं वो भी साझा करेंगे। इसके साथ ही साथ झारखंड की जो तमाम हॉट सीट्स हैं उन पर भी एक एक करके आराधना इस पर हम रोशनी डालेंगे और उसके भी जो वोटिंग प्रतिशत है और खासतौर से जो उस पर प्रत्याशी हैं जिनके बीच में कड़ा मुकाबला है उस पर भी हम बात करेंगे। तो वोटिंग प्रतिशत की बात करें आराधना, तो टोटल परसेंटेज जो इस समय है 1 बजे तक का आंकड़ा है वो है 47.92%, यानी लगभग 50 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है ये आंकड़ा अभी। मतलब देखा जाए तो ये काफी अच्छा आंकड़ा है। लोग भारी संख्या में आकर मतदान कर रहे हैं। आप सबको पता है कि झारखंड के साथ ही महाराष्ट्र में भी वोट डाले जा रहे हैं और महाराष्ट्र की तुलना में झारखंड की जनता में ज्यादा जागरूकता देखी गई, ज्यादा मात्रा में लोगों ने यहाँ पर मतदान किया है। और जैसा कि मेरे सहयोगी यश ने बताया कि 47% से ज्यादा का मतदान किया गया है अभी तक 1 बजे के आंकड़ों के मुताबिक। और बाकी अलग अलग सीटों पर क्या मतदान प्रतिशत है यश? जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया महाराष्ट्र और झारखंड में समानांतर इस समय चुनाव चल रहे हैं और महाराष्ट्र इस समय पिछड़ता हुआ दिख रहा है वोटिंग परसेंटेज में। लेकिन हम झारखंड की बात करेंगे तो टोटल परसेंटेज जो अभी बताया 47.92 यानी 48 आप मानकर चले 48 जी। और इसके हॉट सीट्स की अगर हम बात करें आराधना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इस तरह से कह सकते हैं जेएमएम का इस समय जो सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी कल्पना सोरेन, उनकी ही सीट से हम बात की शुरुआत करते हैं। सीट है गांडेय विधानसभा सीट। यहाँ से कल्पना सोरेन है जेएमएम की प्रत्याशी और इस बार उन्हें महिलाओं का बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला है। खासतौर से जो मैया सम्मान योजना है उसको लेकर तो एक तरह से वो रॉकस्टार की तरह नजर आई हैं चुनाव प्रचार में जी। तो कल्पना सोरेन जेएमएम से, मुनिया देवी बीजेपी से, इनके बीच में मुकाबला है। यानी अगर देखा जाए तो बीजेपी ने भी एक महिला को ही मुकाबले में मैदान में उतारा है। जिस हिसाब से कल्पना सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती, जाहिर है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है कल्पना सोरेन। और ऐसे में उन्होंने मुनिया देवी पर
पर दाव लगाया है और आज का जो मतदान है वो ये तय करेगा कि बीजेपी का दाव कितना सफल रहा या जेएमएम की कल्पना सोरेन की कोशिशें कितनी रंग लाई। तो यहां पर कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं यश? आराधना, गांडे में इस समय 51.16% का मतदान हो चुका है, यानी 50 के आंकड़े को पार कर चुका है। यानी अभी तक आधी आबादी ने वहां पर मतदान कर दिया है, आधी आबादी और मतदान के लिए बाकी है और मतदान के लिए अभी तो आधा समय भी पूरा बाकी है। और इस दौरान देखना दिलचस्प होगा कि कितने प्रतिशत लोग और मतदान के लिए आते हैं और किस हिसाब से वोटिंग चलती है। और वोटिंग के दौरान कई तरह की खबरें भी आ रही है, कई जगह हिंसा देखी जा रही है, कई जगह आरोप लग रहे हैं और कई जगह पीठासीन अधिकारी को भी बदला गया, चुनाव आयोग की तरफ से भी एक्शन लिया गया। तो इस तरह की इन सभी मुद्दों पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम अगली सीट की ओर चलते हैं कि अगली कुछ सीटों पर क्या है वोटिंग मतदान प्रतिशत अभी। आराधना, अगली हॉट सीट जो है वो है बरहेट विधानसभा सीट। यहां से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री ताल ठोक रहे हैं और हेमंत सोरेन के सामने है गमालियल हेम्ब्रम, ये भाजपा से हैं और यहां आप देखेंगे लगभग 50 के आसपास 48.25% की वोटिंग यहां पर देखी गई है बरहेट में। ये हेमंत सोरेन की सीट है, झारखंड के सीएम है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें तो झारखंड के मुख्यमंत्री की भी सीट पर अब तक 48% से ज्यादा का वोट पड़ चुका है, यानी कल्पना सोरेन की तुलना में थोड़ा कम, लेकिन फिर भी कांटे की टक्कर है। यहां पर भी लोग ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, मतदान केंद्रों पर मतदान कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने भी लगातार कितनी रैलियां की है, हेमंत सोरेन की रैलियों में अलग जोश देखा गया। आपके पास कुछ उनकी रैलियों से जुड़ी जानकारी है यश, की मतलब कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने मिलकर कई सारी रैलियां की हैं? देखिए आराधना, अभी हमने जब 2 सीटों की बात की, गांडे और बरहेट की, तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन इस सीट से उतरे हुए हैं और बात करें तो इसमें कोई 19-20 का ही फर्क है इसके प्रतिशत में। आप देखें, एक में 48 है, एक में 51 है। और रैलियों की बात करें तो बीजेपी ने प्रचार में जितनी मेहनत जेएमएम करती हुई दिखी है, बीजेपी ने उसकी आधी मेहनत भी नहीं की। और इसके आंकड़े मैं आपके सामने पेश करता हूं आराधना। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने अलग अलग कुल मिलाकर 100 से अधिक रैलियां की हैं, दोनों चरणों को मिलाकर, यह आंकड़ा है। और इसके साथ ही साथ अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने 6 रैलियां की हैं। यानी अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के झारखंड में जो स्टार प्रचारक थे और झारखंड के मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन जो कि जेएमएम विधायक हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, इन दोनों ने 100 से ज्यादा रैलियां की हैं। ये 100 से ज्यादा जगहों पर लोगों के बीच पहुंचे हैं। ये साफ है कि जिस हिसाब से इनका इस चुनाव को लेकर डेडिकेशन है, कितना लगाव है जनता, झारखंड की जनता से इनका, और ये वहां लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर अपने मुद्दों को पहुंचाते रहे, ताकि लोगों के बीच ये पता चल सके, उन्हें ये पता चले कि उनका प्रतिनिधि उन्हें क्या देने वाला है, उनके लिए उनके पास क्या वादे या क्या दावे हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की तुलना में बीजेपी की तरफ से काफी कम रैलियां की गई। देखिए आराधना, मैं आपको और आंकड़े इसमें बताऊं। बीजेपी ने हेमंता बिस्व शर्मा को और शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप प्रचार का जो पूरा काम है वो वहां देखेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं, हेमंत सोरेन ने 100, कल्पना सोरेन ने 100 से ज्यादा रैलियां इन्होंने की हैं, लेकिन हेमंता बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग, इनका देखा जाए तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने 50 और शिवराज सिंह चौहान ने 50 रैलियां की हैं, यानी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की तुलना में आधी रैलियां की हैं इन लोगों ने। यानी देखा जाए तो कहीं यह भी कहा जा सकता है कि क्या उनके अंदर पहले से ही आत्मविश्वास की कमी थी, जो मतलब या तो वो ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि उन्हें रैलियां ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, या फिर आत्मविश्वास की कमी थी कि वो रैलियां कर ले, इसके बावजूद चुनाव के नतीजों को बहुत हद तक बदलने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको क्या लगता है यश? देखिए, जनता का प्रतिसाद भी महत्व रखता है कि जब जनता आपको सुनना चाहे तो आप ताबड़तोड़ रैलियां भी करते हैं, आपकी मांग भी होती है, जनता भी मांग करती है कि हमारे क्षेत्र में आपकी रैली हो, आपकी सभाएं हो, आपकी जनसभाएं हो, आप आकर हमें संबोधित करें। लेकिन यहां पे आप देख सकती हैं कि हेमंता बिस्व शर्मा ने सिर्फ 50 रैलियां की, जो कि इनकी तुलना में कम है, आधी से भी कम है। और हेमंता बिस्व शर्मा का एक बयान आया है कल का, वो हम शेयर करना चाहेंगे। हालांकि वो बाइट तो नहीं है, लेकिन मैं उनका बयान बताता हूं हेमंता बिस्व शर्मा का। उन्होंने कहा कि प्रचार समाप्त हो चुके हैं, अब वोटिंग होनी है, अब मैं असम वापस जा रहा हूं, जिसको लेकर जेएमएम ने बहुत ही करारा प्रहार किया था हेमंता बिस्व शर्मा पर। उन्होंने कहा था कि इनका काम हो चुका है यहां पे, अब ये दिल्ली चुनाव और बिहार चुनाव में जाकर घुसपैठियों की बात करेंगे, वही पुराना टेप रिकॉर्डर, वही पुराना कैसेट वहां चला देंगे। तो यानी कि आप झारखंड में रहकर झारखंड के लोगों की बात करें, चुनाव रहे ना रहे, आप
सत्ता में रहें, विपक्ष में रहें, अगर आप झारखंड में रहकर झारखंड के लोगों के हक की बात नहीं कर सकते तो फिर जनता आपको क्यों चुनेगी? आप एक तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम के तहत झारखंड में आते हैं, आप चुनाव प्रचार सीमित करते हैं, आधे से भी कम करते हैं सीएम और कल्पना सोरेन की तुलना में। उसके बाद आप जैसे ही चुनाव प्रचार समाप्त होता है आप मैदान छोड़ के भाग जाते हैं कि भाई हो गया, पल्ला झाड़ो, यहां से निकलो, अब अगले चुनाव की तैयारी करो। तो ऐसे में झारखंड की जनता सब देख रही है और उसका जो है 23 तारीख को जो किसकी किस्मत का क्या फैसला होता है वो सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें बरहेट सीट से जहां हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और आज भी उन्होंने जनता से अपील की है ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की। उन्होंने कुछ मुद्दों को उठाते हुए अपील की, ना सिर्फ लोगों से मतदान करने की अपील की बल्कि मुद्दों को भी उठाया है। हेमंत सोरेन ने लिखा है कि अगर आज अपनी वोट की चोट देने से हम चूक गए तो भाजपा के तानाशाह हमारा हक, हमारा बकाया नहीं चुकाएंगे। अपने वोट की चोट से अपना बकाया लेकर रहेंगे हम। यानी इन्होंने एक बात तो साफ कर दी कि हम अपनी वोट की चोट से अपना बकाया लेकर रहेंगे। ये बकाया की जो बात हेमंत सोरेन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, 1,36,00,000 रुपए के टैक्स, कोयले पर टैक्स रॉयल्टी की बात ये कह रहे हैं। ये मुद्दा पूरे चुनाव के दौरान काफी विवादित रहा। जेएमएम ने बार बार इसे उठाया। तो इस मुद्दे से जुड़े आपके पास क्या जानकारी? यश, हमारी ऑडियंस को इसके बारे में बताएं प्लीज। देखिए, हेमंत सोरेन ने अभी जब डीबी लाइव से चुनाव के दौरान खास बातचीत भी की थी तो वहां भी इस बात का हेमंत सोरेन ने उल्लेख किया था कि केंद्र के पास हमारा 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है, जो आप झारखंड के लोगों का हक मार रहे हैं, उससे आप दे नहीं रहे हैं। और बार बार झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन चिट्ठी लिख रहे हैं पीएम मोदी को, केंद्र सरकार को, कि ये झारखंड के लोगों के हक का पैसा है, झारखंड के लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसके लिए, उनके विकास के लिए लगाया जाएगा, ये आप हमारे लिए आवंटित करें। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें कि बस यहां से खत जा रहा है लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो ये शिकायत उन्होंने की थी। यानी एक तरफ जहां बीजेपी पूरे चुनाव ये दावे करती रही कि वो झारखंड की जनता के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेगी, अगर उनकी सरकार आती है तो हम ये सुविधाएं देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन वहीं पे जो मांग जेएमएम की सरकार कर रही है मोदी सरकार से केंद्र में, वो मांग अभी तक पूरी नहीं हो रही है। देखिए, अब बीजेपी ये कहती है कि जेएमएम जो है वो आदिवासी विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। अगर आप ही हिमायती हैं, अगर आप ही समर्थक हैं आदिवासियों के, तो फिर ये झारखंड जो आदिवासी बाहुल्य राज्य है उसके लिए आप ये 1,36,000 आवंटित क्यों नहीं कर रहे हैं? किस बात की देरी है या आप किस मुहूर्त का वेट कर रहे हैं? इसलिए यानी देखा जाए तो एक तरह से बीजेपी की कथनी और करनी पर यहां सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी जो वादे कर रही है वो मतलब सवाल ये है कि बीजेपी ने अभी जो वादे किए, क्या चुनाव बाद वो वादे पूरे होंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इसी वजह से इसे हेमंत सोरेन लगातार उठा रहे हैं। वो ना सिर्फ जनता के हक के पैसों की मांग कर रहे हैं बल्कि इस सवाल को भी बार बार खड़ा कर रहे हैं। और अब हम अपनी अगली सीट की ओर बढ़ना चाहेंगे। यश, की अगली सीट के बारे में क्या मतदान प्रतिशत है, क्या मुकाबला है वहां पर? देखिए, गांडे और बरहेट के बाद आती है पाकुड़ सीट। पाकुड़ सीट से निशात आलम है कांग्रेस के और अजहर इस्लाम है आजसू के। यहां 53.83% की वोटिंग अभी तक देखी गई है, यानी यहां भी 50% क्रॉस कर दिया गया है जैसे गांडे में देखा गया है। यानी हम देखें तो ज्यादातर सीटों पर यह आंकड़ा 50 के आसपास या 50 के पार देखा जा रहा है। ये आंकड़े अपने आप में क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है यश, ये जो लोगों की लंबी कतारें दिख रही है वो क्या कह रही हैं? देखिए, लोगों की लंबी कतारें तो दिख ही रही हैं, लेकिन आराधना, आप जो विजुअल्स आ रहे हैं पोलिंग बूथ से, आप उन पे गौर करेंगी तो कतारों में भी महिलाओं की जो कतारें हैं वो पुरुषों की कतार के तुलना में लंबी दिख रही हैं। यानी एक तरह से महिलाओं ने इस पूरे वोटिंग को, इस दूसरे फेज को कंट्रोल कर लिया, बिल्कुल पहले फेज की तरह। जी बिल्कुल, हम अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस हिसाब से महिलाएं कतारों में लगी हुई हैं और वो वोट डालने के लिए उत्सुक नजर आ रही है। ज्यादा से ज्यादा भीड़ महिलाओं की देखी जा रही है। अब ये कल्पना सोरेन का जादू कहा जाए या फिर जेएमएम सरकार में महिलाओं के लिए जो जागरूकता है, जो योजनाओं से जेएमएम सरकार ने जो एक जागरूकता महिलाओं के बीच पैदा की है, ये उसका नतीजा है। लेकिन खास बात यह है कि झारखंड में मतदान के प्रतिशत में भी उछाल देखा गया। भारी संख्या में लोग मतदान के लिए आ रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो महिलाओं की भीड़ देखी गई। देखिए आराधना, आज जब मतदान थमेंगे उसके बाद तो इसके जो आंकड़े आएंगे उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे आने वाले कार्यक्रम में। लेकिन फेज 1 में जो महिलाओं ने सहभागिता दिखाई थी उसका दिलचस्प आंकड़ा मैं पेश करता हूं। उसके बाद जो अभी के आंकड़े उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो 43 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग हुई थी उसमें 40 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत में इजाफा तो देखा ही गया था, लेकिन इसके साथ ही साथ 43 में से 37 सीटों पर महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज जो है उसमें बढ़ोतरी देखी गई थी। यानी एक तरह से महिलाओं ने पहले फेज की बात करें या अभी जो हम देख रहे हैं दूसरे फेज में, दोनों ही
फेजेस में महिलाओं ने घर से निकलकर वोट किया है। और एक तरह से देखा जाए तो ये मैया सम्मान योजना जो प्राइम योजना रही है जेएमएम की, उस पर झारखंड की महिलाओं ने, आधी आबादी ने पूरी मुहर लगा दी है, पक्की मुहर लगा दी है। यानी महिला सम्मान योजना से लेकर कल्पना सोरेन की सारी रैलियों तक का वो जो जज्बा उन्होंने महिलाओं के बीच भरा, आज वो देखा जा सकता है जिस हिसाब से महिलाएं पोलिंग बूथ पर इकट्ठी हो रही हैं। और ना सिर्फ गांडेय सीट, बरहेट सीट, बल्कि और भी अलग अलग सीटों पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मतदान के लिए आए हुए हैं। हम अपनी अगली सीट की ओर बढ़ते हैं यश, तो अगली सीट क्या है इस लिस्ट में? अगली सीट है आराधना जामा सीट। यहां से लुइस मरांडी हैं जेएमएम के, 51.34। ये आपको मैं बता दूं, दिलचस्प इसमें जानकारी यह है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ इनको बीजेपी उतारना चाहती थी लुइस मरांडी जी, लेकिन इनको अब ऑपरेशन लोटस होता तो एक ऑपरेशन हेमंत भी है, वो चला के इन्होंने अपने पाले में ले लिया उनको लुइस मरांडी को। और अब ये जेएमएम की सीट से जामा विधानसभा सीट से उतरे हैं जेएमएम की टिकट पर। इनके अगेंस्ट हैं सुरेश मुर्मू जो कि भाजपा से हैं। यहाँ 51.34% की वोटिंग देखी गई है। यानी अगर देखें तो यहाँ पर चुनाव से पहले ही बीजेपी का एक दांव तो फेल हो चुका है, उसका ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं हुआ जी। ऑपरेशन लोटस फेल होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है और जितने कमल गट्टे हैं इनके वो भी फेल होते हुए दिख रहे हैं, कमल और कमल गट्टे दोनों। दुमका की बात करें आराधना, तो दुमका से बसंत सोरेन वर्सेस सोरेन है यहाँ पर। आप देखिए, बसंत सोरेन जो जेएमएम से हैं और सुनील सोरेन है भाजपा से। यहाँ भी 50 का आंकड़ा क्रॉस किया जा चुका है। 50.28% की वोटिंग यहाँ पर देखी गई है दुमका सीट में। और बात करें जमताड़ा की, तो इरफान अंसारी है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है यहाँ पर। इरफान अंसारी कांग्रेस और सीता सोरेन है भाजपा की। यहाँ 52.21%, यानी जितने भी सीटें हम देख रहे हैं फिलहाल आराधना, अभी जिन जिन सीटों पे हमने आंकड़े देखे, कहीं ना कहीं 50 या 50 के आसपास ही सब कुछ देखा जा रहा है। यानी 50% की वोटिंग अभी तक, जो हम 3 बज गए हैं, एट एन एवरेज 50% की वोटिंग अब तक हो चुकी है। और अगर जमताड़ा सीट की हम बात करें तो यहां से बीजेपी ने सीता सोरेन को उतारा है। सोरेन परिवार से ही एक कैंडिडेट को उतारा है। और सीता सोरेन को हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी इन्हें टिकट मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये जीत हासिल नहीं कर पाई थी। लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने दल बदला था और ये जेएमएम से बीजेपी में चली गई थी। और उस दौरान इन्होंने चुनाव तो लड़ा, लेकिन ये जीत हासिल नहीं कर पाई। और अब इस चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने इन पर दांव लगाया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बीजेपी का ये दांव सक्सेसफुल होता है, सफल होता है, या फिर इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन जमताड़ा पर कल्पना सोरेन ने भी अभी जमताड़ा सीट पर पीठासीन अधिकारी को बदल दिया गया है, क्योंकि कल्पना सोरेन ने अभी धीमी वोटिंग के आरोप लगाए थे, जिसके बाद कुछ चुनाव आयोग की कार्रवाई सामने आई है। इस बारे में आपके पास क्या जानकारी है यश? जमताड़ा सीट पर कल्पना सोरेन ने शिकायत की थी कि वोटिंग काफी धीमी करवाई जा रही है। कल्पना सोरेन ने इस हिसाब से आवाज उठाई थी कि चुनाव अधिकारी वोटिंग का ध्यान दें, काफी धीमी रफ्तार से वोटिंग करवाई जा रही है, जिस वजह से वोटर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि लंबी कतारें हैं वोटरों की और सबको वोट डालना है, क्योंकि वोटिंग के बाद फिर उन्हें अपने वापस घरों को जाना है। सुबह से आए हुए हैं लोग, तो ऐसे में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अगर उन्हें समय पर वोट डालने का मौका नहीं दिया जा रहा और जानबूझकर देरी करवाई जा रही है, तो यह अपने आप में ही काफी गलत है। तो ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से भी एक्शन लिया गया। चुनाव आयोग ने अभी जमताड़ा सीट पर जो मुख्य पीठासीन अधिकारी थे उनको बदल दिया। वहीं ऐसी एक खबर मधुपुर सीट से भी आई है। मधुपुर सीट पर भी पीठासीन अधिकारी को बदला गया है। उसके पीछे क्या कहानी है यश? क्या आपके पास इससे जुड़ी जानकारी क्या है? मधुपुर सीट पर कहा जा रहा है कि जो वोट देने के लिए जो प्रत्याशी जा रहे थे वो वीडियोग्राफी कर रहे थे जी, और उस वीडियोग्राफी को वो सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, जिसको लेकर जेएमएम ने शिकायत की थी और उसको लेकर पीठासीन अधिकारी को बदलने की खबर सामने आई है। लेकिन पीठासीन अधिकारी बदल देने से भी ये जो कृत्य चल रहे हैं अभी जब तक वोटिंग थमती है, क्या इसमें कोई रुकावट देखने को मिलेगी, या ये जो कृत्य है ये पीठासीन अधिकारी बदलने के बाद भी जारी रहेगा? जी, वहीं चुनाव आयोग की तरफ से एक इस कार्रवाई को लेकर निशिकांत दुबे जो बीजेपी सांसद है उनका भी कुछ बयान सामने आया है और उस पर जेएमएम ने भी करारा जवाब दिया है। तो निशिकांत दुबे का ट्वीट क्या है, पहले उन्होंने क्या कहा है यश? आराधना, निशिकांत दुबे जो बीजेपी के नेता हैं और झारखंड को बांटने काटने की बात करते हुए सुनाई दिए थे सदन में, उन्होंने एक ट्वीट किया था और कहा था कि चुनाव आयोग मधुपुर विधानसभा के बूथ नंबर 111 के मतदान पदाधिकारी को जेएमएम के पक्ष में मतदान कराने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इनका आरोप है कि एक मतदान पदाधिकारी हैं जेएमएम के,
वो जेएमएम के पक्ष में वोट करवा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर जेएमएम ने बहुत ही करारा जवाब दिया है निशिकांत दुबे को, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह कहना है कि अहंकारी महोदय, आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज से चिढ़ने वाले महोदय कब तक भ्रामक खबरों के जरिए झूठ फैलाते रहेंगे। जानकारी के अनुसार एक दलित पदाधिकारी ने सिर्फ आंख से कम देखने वाली एक बूढ़ी मां की मदद की। बुजुर्गों के लिए नियम क्या कहता है, और हां, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। झारखंडियों के प्रति इतनी चिढ़ कहां से पालते हो अहंकारी महोदय, यह कहना है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। यानी कि मधुपुर में चुनाव आयोग ने जो पीठासीन अधिकारी को बदला है, उसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि पीठासीन अधिकारी वहां एक बुजुर्ग महिला को वोट डलवाने के लिए पोलिंग मतदान केंद्र के मतदान के उस पे एकदम पास, बूथ पे एकदम पास जाकर खड़े थे, और इसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से यह एक्शन लिया गया। जबकि और इस पर निशिकांत दुबे ने यह कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो धांधली कर रहे थे, यानी जेएमएम के पक्ष में मतदान में कुछ धांधली कर रहे थे। और इस पर अब जेएमएम की तरफ से यह जवाब आया है कि आप जो कह रहे हैं वो सरासर गलत है। निशिकांत दुबे के बयान को उन्होंने सरासर गलत बता दिया है और यह साफ कर दिया कि पीठासीन अधिकारी वहां क्या कर रहे थे, वो एक बुजुर्ग की मदद के लिए गए थे। और आपको क्या लगता है यश, क्या ये मतलब चुनाव आयोग की तरफ से ये जो एक्शन है कि अगर आप एक बुजुर्ग को सहयोग करने के लिए जाते हो, क्या इसमें ये एक्शन होना चाहिए था? देखिए, अगर आप बात करें कि संवेदना की, अगर आप बात करें, सहायता की बात करें, तो यहाँ पे मानवता के आधार पे उन्हें बुजुर्ग की हेल्प कर देनी चाहिए थी। और बुजुर्ग का आप हौसला देखें, वो चाहते तो घर बैठकर भी वोट दे सकते थे। ये प्रक्रिया भी है, ये रूल भी है। लेकिन इसके बावजूद वो मतदान केंद्र तक पहुंची, वो बूढ़ी महिला जिनको आंख से ठीक से दिखता नहीं था, जैसा जेएमएम के द्वारा बताया गया है, और वो जब समर्थ नहीं थी वोट डालने के लिए, तो उन्हें सहायता दी गई, सहायता प्रदान की गई। उन्हें कहीं भी इस चीज का आप खंडन नहीं किया जा सकता कि जो पदाधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं निशिकांत दुबे कि उन्होंने किसी पार्टी विशेष के पक्ष में या किसी प्रत्याशी विशेष के पक्ष में वोट करने के लिए कहा हो, ऐसी तो कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। ये उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मदद करने के लिए किया था, जिसकी गलत जानकारी, इवन गिरफ्तारी की भी गलत जानकारी निशिकांत दुबे दे रहे हैं कि उस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जेएमएम ने उस पर खंडन किया है कि एक बूढ़ी महिला की उन्होंने मदद की, उन्होंने किसी को कोई प्रभावित करने की कोशिश नहीं की, किसी भी मतदाता को, और उनकी कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। जी, और अब हम आपको बताते हैं कि जामताड़ा से जो कैंडिडेट है इरफान अंसारी, वो झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने अभी पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट डाला है और उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो अब आपको हम सबसे पहले लेकर चलते हैं और सुनवाते हैं कि क्या कहा इरफान अंसारी ने। ये अधिकार है हमारा, ये राइट है हमारा, इसको तो वोट करना ही है हम लोगों को, और जनता का राइट। मैं तो सभी लोगों से कहूंगा, बाहर निकलिए, थोड़ा शहर में थोड़ा स्लो पोलिंग हो रहा है। ऐसा क्यों? आप लोग आइए, वोट कीजिए। माँ बहनों का कतार है, लेकिन पुरुषों का कतार नहीं है। यहाँ मैं देख रहा हूँ माँ बहनें आके वोट कर रही हैं, तो ये साफ इंडिकेशन है कि हमारी सरकार को वो वोट कर रही हैं, क्योंकि बहुत लाभ हम लोगों ने दिया है उनको। आज कितनी सीटों पे आप समझ रहे हैं कि वोट? संथाल परगना के सभी सीटों पर वी आर गोइंग टू विन विथ हैवी मार्जिन। भाजपा समाप्त हो गई है। आपने घुसपैठिया का मुद्दा लाया है, आपने बांग्लादेश का मुद्दा लाया। अब जनता के बीच आपने पूछा है, यहाँ की जनता, भाजपा को नहीं मालूम है। आप आए हो गुजरात से, आप आए हो मध्य प्रदेश से, आप आए हो आसाम से, बट यहाँ के लोग बांग्ला बोलते हैं, सारे लोग बांग्ला बोलते हैं। दैट्स मीन आई एम नॉट बांग्लादेशी, ये चांदू बंगाली, आई एम बंगाली। तो ये बांग्ला बोलते हैं। इज बुलू, इज हिंदू, और ही इज ऑल्सो बंगाली बोलते हैं। आदिवासी भी बंगाली बोलते हैं, मुस्लिम भी बंगाली बोलते हैं, यहाँ दलित भी बंगाली बोलते हैं। दैट्स मीन क्या हम लोग बांग्लादेशी हो गए? आपने बंगाला समाज को गाली दिया, ठीक है। आज हमारे बच्चे गए थे सिमडेगा गए थे, वहां पे इसलिए उसको मार दिया गया, छुरा भोंक दिया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने छुरा भोंक दिया उनको। ड्यूटी पता है क्यों? वो आदिवासी था और बांग्ला बोल रहा था। बांग्ला बोला तो समझा कि वो बांग्लादेशी है। तो ये तो गलत बात है ना। ये क्या परंपरा आप चालू कर दिए? आप बांग्ला बोलने वाले को आप अपमानित कर रहे हैं, उस समाज को आप अपमानित कर रहे हैं। तो ये तो जनता ने रिएक्ट कर दिया आपकी इस चीज को, और कहते हैं घुसपैठिया। तो जिम्मेवार आप हैं, हम लोग नहीं है जिम्मेवार। ये मेरा बॉर्डर नहीं है, झारखंड में हमारा बॉर्डर नहीं है बांग्लादेश का। मोदी जी, आप देखिए ना, प्लेन में घूमते हैं, 7,000 करोड़ का आपका प्लेन है, आप दोस्ती करते हैं बांग्लादेशियों के साथ, आपका रिश्ते हैं वहां पर। आप हमारी जमीन आपने ले लिया, जो जमीन है मुसलमानों का है, हमारे ब्राह्मण भाइयों का है। जो अंदर जो कोयला का जहां से आप निकाल रहे हैं, वो आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का है। और प्लांट किसका है? अदानी का। अब बिजली कहाँ बेच रहे हैं? बांग्लादेश। पैसा कहाँ से ले रहे हैं? बांग्लादेश से। और बदनाम की हम लोग को कर रहे हैं आप। बांग्लादेश के राष्ट्रपति को कौन रखा है यहाँ? अभी हटाइए उसको यहाँ से। आप बात करते हैं, आप क्या समझ लिए यहाँ की जनता मूर्ख है क्या? हम लोग गरीब हो सकते हैं, बताना चाहता हूँ, हम आदिवासी ट्राइबल हो सकते हैं,
लेकिन हमारा अपना सम्मान है, हमारा अपना भी मौलिक अधिकार है, उस सम्मान से आप नहीं खिलवाड़ कर सकते हैं। इसका आक्रोश भाजपा को मिला है यहाँ। सर टोटल 81 सीट है झारखंड की, आप कितना देखते हैं कि आप? देखिए हम लोग, मेरा जो मानना है, प्रथम फेज में भी हम लोग अच्छा किए, लेकिन जो संथाल परगना जो है, जो हमारा गढ़ है, वो चौंकाने वाला रिजल्ट जनता ने दिया है। आज महाराष्ट्र में भी चुनाव चल रहा है और झारखंड को मुताबिक कैसे देखते हैं? महाराष्ट्र में भी वही क्लीन स्वीप है। वहाँ की जनता है, इंटेलेक्चुअल है, धनी लोग हैं वहाँ पर। उन्होंने मैंडेट दिया है, राहुल गांधी जी की बात पे विश्वास किया, महागठबंधन पे वहाँ के लोगों ने विश्वास किया। भाजपा ने वहाँ के बहुमत को खरीद लिया था। अब पैसा आपके पास हो सकते हैं, लेकिन जमीर हमारे पास है। डू यू नो व्हाट डू मीन जमीर? ठीक है, वो हमारे पास है, नॉट जमीन, जमीर, आत्मसम्मान हमारा। तो आपने देखा कि ये थे इरफान अंसारी, कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में मंत्री, और इन्होंने किस तरह से सवाल उठाए हैं बीजेपी के उन नारों को लेकर, बीजेपी के आरोपों को लेकर, और उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात की। इस चुनाव के दौरान हमने देखा, चुनाव प्रचार के दौरान कई तरह के आरोप लगाए गए जेएमएम पर, जेएमएम की तरफ से भी आरोप लगाए गए बीजेपी पर। वही सबसे ज्यादा जो मुद्दा चर्चा में रहा वो था घुसपैठियों का मुद्दा। बीजेपी का आरोप था कि हेमंत सरकार बांग्लादेश से घुसपैठियों को शय दे रही है, उन्हें यहां बसाने में मदद कर रही है। इस तरह के आरोप उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर लगाए थे, और इसे लेकर काफी विवाद भी बढ़ा। चाहे वो संथाल परगना का मुद्दा हो, चाहे वो कोई और मुद्दा हो, हर जगह बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र हुआ, और इसे लेकर बहुत ही करारा जवाब दिया है इरफान अंसारी ने। और इन्होंने ये भी कहा कि आप जो इन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही है कि आदिवासियों का आत्मसम्मान, आप बीजेपी पर एक तरह से आरोप लगाया कि आप आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं, इस तरह के बयान देकर हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे यश? देखिए आराधना, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये बताइए, पहले बीजेपी से ये सवाल होना चाहिए कि आप बांग्लादेशी घुसपैठियों का आरोप लगा रहे हैं कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं। आप ये बताइए झारखंड की कौन सी सीमा कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर से लगती है जी, और बांग्लादेशी अगर आएंगे तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर से ही आएंगे। जी बिल्कुल, और झारखंड की कोई भी सीमा किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा से मेल नहीं खाती है। ऐसे में यानी एक तरह से बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें वो खुद ही फंस जाती है। देखिए, एक तरह से ये जो आरोप लगा रही है बीजेपी, ये जो आरोप लगाया बीजेपी ने, बूमरैंग होकर बीजेपी पर ही लगा है। क्योंकि अगर बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे हैं तो इंटरनेशनल बॉर्डर से आएंगे, और इंटरनेशनल बॉर्डर्स की जो देखरेख है, जो पूरा पावर है, वो किसके हाथ में? वो केंद्र सरकार में है। अगर आपकी निगरानी में है इंटरनेशनल बॉर्डर्स और उसके बाद भी बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे हैं, तो फिर वो झारखंड सरकार की नहीं बल्कि केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता है। और यही जो इन्होंने इरफान अंसारी ने एक और बात कही कि आपने तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को छोड़ो, आपने तो बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को भी यहां पनाह देकर रखी हुई है। जी हाँ बिल्कुल, और जब से ये बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना भारत आई हैं, तब से भारत बांग्लादेश के रिश्तों में भी काफी तनाव देखा गया, और ये तक भारत बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा तक बढ़ाई गई, ये मानते हुए कि हो सकता है कि वहां से कुछ हिंसा वहां पर फैल सकती है, हिंसा शुरू हो सकती है। और ऐसे में केंद्र सरकार का ये फैसला सवालों के घेरे में आ जाता है, और एक तरफ जहां वो बांग्लादेश की पूर्व पीएम को शरण दे रही है, वहीं झारखंड में आकर उन्हीं बांग्लादेशी लोगों को शरण देने पर सवाल उठा रही है। मतलब बीजेपी जो काम खुद कर रही है, वही अगर झारखंड में अगर हो भी रहा है उसके आरोपों के तहत, अगर ऐसा हो भी रहा है तो उस पर वही सवाल खड़े कर रही है। ये अपने आप में ही मतलब दोहरा चरित्र नहीं हो गया? देखिए, बीजेपी अगर आरोप लगा रही है तो उसको पुष्ट भी तो करे, उसको आप दिखाएं भी तो। सिर्फ आरोप लगाना और उसकी पुष्टि ना करना दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। और दूसरी बात यह आराधना कि आप बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को अपने आप पनाह देते हैं, लेकिन वहीं आप घुसपैठियों की बात करते हैं, वो भी जब आपके अधिकार क्षेत्र से वो अंदर आ रहे हैं, तो वो निगरानी आपकी होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए कि आप देखें कि बॉर्डर क्रॉस करके घुसपैठिए कैसे हिंदुस्तान में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड तो फिर बाद में आता है, झारखंड की कोई भी बॉर्डर इंटरनेशनल नहीं है। तो ये बीजेपी एक तरह से सेल्फ गोल करती हुई नजर आ रही है इन आरोपों के साथ। इन आरोपों के साथ बीजेपी पर तो सेल्फ गोल हो ही रहा है, जैसा कि आपने बताया। यानी बीजेपी जो आरोप जेएमएम पर लगा रही है उसमें वो खुद ही घिरती जा रही है। वहीं दूसरी बात जो इरफान अंसारी ने कही वो ये था कि आप जो बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी घुसपैठी बता रहे हो,
वो अपने आप में बहुत बड़ा अपमान है यहाँ के लोगों का, यहाँ रहने वाली जनता का, क्योंकि आपको बता दें कि झारखंड का बॉर्डर पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है और ऐसे में पश्चिम बंगाल की जो बंगाली भाषा है उसका काफी असर देखा जाता है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल जो बंगाली भाषा है और बंगाली भाषी लोग हैं, क्या ये उनका अपमान है, जिस तरह के आरोप इरफान ने लगाए हैं। बहरहाल अब ये आरोप प्रत्यारोप का तो दौर जारी है और लगातार हम देख ही रहे हैं। ऐसे ही कुछ आरोप बाबूलाल मरांडी पर भी लगे हैं और जो कि मतदान के बीच लगे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी यश कि बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है और आज उनके सीट पे भी मतदान हो रहा है, तो उन पर क्या आरोप लगे हैं और क्या है पूरा मामला? देखिए, धनवार सीट से झारखंड के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के थे और फिर से बीजेपी के हो गए, बीच में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, उनको लेकर आज 2 ट्वीट किए हैं जेएमएम ने। पहला तो ये आरोप लगाया कि मतदान करने के लिए जब बाबूलाल मरांडी गए तो उन्होंने उसकी वीडियोग्राफी करवाई, उसकी फोटो खिंचवाई और यानी एक जो कि प्रतिबंधित है, आप मतदान केंद्र पर फोन कैमरा ये सब अलाउड नहीं है आमतौर पर, और बाबूलाल मरांडी को वहां फोन कैमरा ले जाने की इजाजत मिल गई, फोटोग्राफी की इजाजत मिल गई। देखिए, आप झारखंड के पहले सीएम हैं, आप बीजेपी के पुराने नेता हैं, क्या ये नियम कायदे हैं, जो आचार संहिता के नियम हैं, क्या ये लोग इनसे वाकिफ नहीं होंगे? वाकिफ होने के बाद भी ये धड़ल्ले से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो यानी इनको किसी का डर नहीं है। इसको लेकर चुनाव आयोग में जेएमएम ने शिकायत की है कि इन्होंने वोट डालते हुए, वोट देने के बाद उसका फोटो बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पर डालकर एक तरह से आचार संहिता का उल्लंघन किया है। ये एक आरोप जो जेएमएम ने लगाया है, लेकिन इसके साथ ही साथ कटाक्ष करते हुए भी जेएमएम ने एक वीडियो ट्वीट किया है तब का, जब झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष थे, यानी बीजेपी में थे पहले बाबूलाल मरांडी, फिर उन्होंने बीजेपी से किनारा करके अपनी पार्टी बनाई थी जेवीएम, झारखंड विकास मोर्चा, और बाद में अपनी ही पार्टी का विलय दोबारा बीजेपी में करके दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो जब ये जेवीएम में थे तब इनका एक बयान, एक वीडियो जेएमएम ने साझा किया है और उसमें उन्होंने जो कैप्शन दिया है वो कटाक्ष करते हुए लिखा है कि आज के दिन बाबूलाल मरांडी जी को सुना जाना चाहिए। और देखिए इस वीडियो में ये क्या कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। ये बाबूलाल मरांडी का तब का बयान है जब वो जेवीएम में थे। देखिए, प्रदेश से इस बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, वरना ये देश को बर्बाद कर देंगे, गरीबों को उजाड़ देंगे, विधानसभा सुरक्षित हो, लोकतंत्र सुरक्षित हो। ये तब का है जब मरांडी जेवीएम में थे। यानी एक तरह से उन्होंने खुद ये सवाल उठाए थे कि बीजेपी के राज में लोकतंत्र और विधानसभा सुरक्षित नहीं है। देखिए, अंदर खाने तो सभी जानते हैं, यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो राजनीति में सब अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते पार्टी में इधर आना जाना, दल बदल चलता ही रहता है, लेकिन अंदर अंदर जो बीजेपी की राजनीति है वो अंदर ही अंदर उनके जो पार्टी नेता हैं उनमें भी यह बातचीत चलती रहती है और वो बीजेपी के नहीं है। चाहे बाबूलाल मरांडी की बात करें या और भी नेताओं की बात करें जो समय देखकर, मौका देखकर किसी महत्वाकांक्षा के तहत चले गए, जिसमें चंपाई सोरेन का भी नाम है। ये सब लोग जो हैं कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पार्टी के बारे में इस तरह की बातें करते ही रहते हैं, जैसे बाबूलाल मरांडी का ये बयान है। यानी ये भी जानते हैं कि बीजेपी का असली चेहरा क्या है, भले वो किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते अभी बीजेपी के साथ चले गए हों, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो विपक्ष तो हमेशा पर्दाफाश करता ही रहता है। लेकिन आज एक पुराना वीडियो आया जिसमें बाबूलाल मरांडी भी बीजेपी के असली चेहरे का पर्दाफाश करते हुए सुनाई दे रहे हैं। और आचार संहिता के उल्लंघन की बात जहां तक है तो इस तरह के आरोप इस चुनाव के दौरान कई बार बीजेपी पर लगाए गए। जेएमएम, कांग्रेस, इन सभी पार्टियों ने संगठित तौर पर चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई। हालांकि कार्रवाई भी हुई, लेकिन काफी देर से कार्रवाई को लेकर चुनाव आयोग पर भी सवाल उठे। वो वीडियो जो कि इन्होंने इंडिया गठबंधन, बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से जोड़ते हुए बनाया था और उसे हर जगह फैलाया था, उसे लेकर जरूर इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग पहुंचा था और उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन जब तक कार्रवाई हुई तब तक तो चुनाव प्रचार थम भी चुके थे, तो इसे लेकर भी काफी सवाल उठे। और अब अगर हम मतदान के दिन भी बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो, इनका धनबाद में देखा गया कि काफी हंगामा हो गया है। शत्रुघ्न महतो के समर्थक और निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं और यहां पे आरोप लगाए गए हैं कि रोहित यादव का आरोप है कि बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के समर्थकों की तरफ से वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही थी और जब हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हमारे साथ मारपीट की उन्होंने। तो इस तरह के ये जो आरोप है, ये जो घटनाएं हैं, ये लोकतंत्र पर ही बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं कि चुनाव के दौरान
दौरान आप अगर वोट चुनाव प्रचार के लिए आपके पास इतना वक्त मिला और उसके बावजूद अगर वोटिंग के दौरान भी आप वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपने आप में क्या दर्शाता है यश? देखिए, सबसे पहले तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। क्या आपको मालूम नहीं था चुनाव हो रहे हैं? क्या आपको नहीं पता था वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना है? उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो इसकी छूट कौन दे रहा है? और इसकी शिकायत बार बार जेएमएम ही क्यों करे? बार बार हेमंत सोरेन ही ट्वीट करके चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की बात क्यों करे? क्या चुनाव आयोग आज के दिन भी अपनी कुंभकर्णी नींद में सो रहा है कि उसका दरवाजा खटखटाया जाए, फिर उसे बोला जाए कि देखिए यहां पर ऐसी कोई घटना हो रही है, यहां पे फोर्स करके वोटिंग कराई जा रही है, यहां मारपीट हो रही है। एक तरह से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और यह बीजेपी की एक तरह से बौखलाहट को दिखाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो वादे लेकर ये बीजेपी के लोग जनता के बीच में गए थे, वो उससे जनता प्रभावित नहीं हुई है और जेएमएम के जो वादे रहे हैं वो धरातल पर दिखे हैं और उस पर लोगों ने जाकर मतदान किया है और वो पहले चरण में भी देखा गया, दूसरे चरण में भी देखा गया। तो एक तरह से ये मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई है ताकि ज्यादा प्रतिशत अगर मतदान हो रहा है, लोग जेएमएम के पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग जब ग्राउंड पे काम करते हैं तो इन्हें पता चल जाता है कि हवा किसके पक्ष में है। तो उसी को भांपते हुए शायद इन्होंने लोगों को देर से वोटिंग करने के लिए या मतदान को विलंबित करने के लिए इस तरह के पैंतरे किए होंगे। अब चुनाव आयोग इस पे क्या संज्ञान लेता है ये तो देखना होगा। जी बिल्कुल, मतलब ये जो भिड़ंत हुई लोगों में, जो झड़प हुई, इसे लेकर पुलिस प्रशासन भी एक्टिव नजर आया और उन्होंने काफी मशक्कत के बाद मामले को सुलझाया, वहां पर झड़प को शांत करवाया गया। और जोड़ना चाहूंगा आराधना, इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा। आपको मैं बता दूं, जो भारी पुलिस बल तैनात किया गया, खैर भारी होता तो इसमें जो है इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती, फिर भी जो पुलिस बल तैनात किया गया उसमें एक आरोप है और वो ये बता दूं, बरहेट से हेमंत सोरेन उतरे हुए हैं इस बार चुनाव में और आरोप यह है कि वहां असम पुलिस को तैनात किया गया है। ये खबर है, बरहेट में असम पुलिस को लगाया गया है। आप देखिए, असम झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है, झारखंड के 5 अलग पड़ोसी राज्य हैं। आप चाहते तो पुलिस वहां से बुला सकते थे। असम से बुलाने के पीछे आप अगर ज्वाइनिंग द डॉट्स की बात करें तो हेमंता बिस्वा शर्मा असम के सीएम हैं और इस चुनाव में वो बीजेपी के पर्यवेक्षक भी थे। जी बिल्कुल, वो चुनाव प्रचार करने के लिए उन्हें कमान सौंपी गई थी, उनको और शिवराज सिंह चौहान को। और असम पुलिस की कमान, ये सभी सुरक्षा बलों की कमान हेमंता बिस्वा शर्मा के हाथ में है। यानी ये चले तो गए हैं, लेकिन वहां से रिमोट कंट्रोल से असम में बैठकर, अपने कार्यालय में बैठकर, दफ्तर में, घर में, कहीं भी बैठकर ये एक तरह से चुनाव को क्या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको असम पुलिस के अलावा और किसी भी राज्य की पुलिस नहीं मिली, वो भी बरहेट में जहां से सीएम खुद उतरे हुए हैं चुनावी मैदान में? ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है और चुनाव आयोग इस पर क्यों आंख मूंद कर बैठा हुआ है? और ना सिर्फ सवालिया निशान बल्कि एक डर भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर डर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन की जो लोकप्रियता है वो जिस हिसाब से बढ़ी है, इसे लेकर बीजेपी के अंदर डर है कि वो इस चुनाव में जो ख्वाब देख रहा है, जीत हासिल होने का जो उसका इरादा है, हासिल करने का जो इरादा है, वो शायद पूरा ना हो पाए। और ऐसे में इस तरह के पैतरे अपनाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है, चाहे वो धनबाद में देखा जाए तो जो हंगामा मचा, जो बवाल हुआ, जो समर्थकों के बीच मारपीट हुई, चाहे असम में, चाहे बरहेट सीट पर असम पुलिस की तैनाती का मुद्दा हो, इन सब को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी इस तरह के हथकंडे शायद इसलिए अपना रही है क्योंकि उसके अंदर डर है कि वो इस चुनाव में जीत हासिल ना कर पाए और एक बार फिर झारखंड की सत्ता जेएमएम इंडिया गठबंधन के हाथ में चली जाए। बहरहाल अब ये तो 23 नवंबर को साफ होगा कि यहां की सत्ता किसके पास जाती है। लेकिन हाँ, इसे लेकर हेमंत सोरेन की भी एक ट्वीट आई है जो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगी। उन्होंने लिखा है कि अगले 2 घंटे का मतदान तय करेगा कि झारखंड एक रहेगा या बटेगा। जैसा ये तानाशाह लगातार कह रहे हैं, बटेगा बटेगा, संथाल बटेगा, सरायकेला बटेगा। अगले 2 घंटे को एक रखने के लिए वोट करें। झारखंड एक था, एक रहेगा, लड़ेंगे, जीतेंगे। यानी हेमंत सोरेन ने एक बार फिर जनता से वोट करने की अपील तो की है, लेकिन साथ ही बीजेपी पर करारा हमला भी बोला है। उन्होंने एक बार फिर बटेंगे कटेंगे वाली बात यहां पर कह दी है और संथाल परगना को लेकर कहा है और सरायकेला को लेकर कहा है। तो इस ट्वीट के क्या मायने आपको समझ में आ रहे हैं? यश, क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे का नारा इस बार के विधानसभा चुनावों में, उपचुनावों में बहुत चर्चा में रहा। ये उत्तर प्रदेश के उपचुनावों से निकलकर महाराष्ट्र पहुंचा, महाराष्ट्र से फिर ये झारखंड चुनावों में इसकी एंट्री हुई और बीजेपी ये जो बटेंगे कटेंगे कह रही है, आप देखिए निशिकांत दुबे ने इसी झारखंड को बांटने की बात कही थी संसद में। उन्होंने कहा था उड़ीसा, बिहार और झारखंड का एक भूखंड है, उसको वो संथाल परगना
जी। उसको क्यों ना हम केंद्र शासित प्रदेश बना दें। ये बात निशिकांत दुबे ने कही थी। इसी को लेकर जेएमएम ने आरोप लगाया है, इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया है कि ये हमारे झारखंड को बांटने और काटने की बात कर रहे हैं। यानी एक तरह से जो इनका नारा है उसको ये चरितार्थ करते हुए, धरातल पर दिखाते हुए इसका एक तरह से ब्लूप्रिंट इन्होंने रेडी कर लिया। और अगर ये सत्ता में आ जाते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि बीजेपी साम दाम दंड भेद कुछ भी करके बैकडोर से सत्ता हथियाने की कोशिश करती ही है, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में किया। तो जब महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में उन्होंने ऐसा खेला कर दिया, तो झारखंड जैसे छोटे राज्य में भी आशंका बनी रहती है आराधना कि बीजेपी कहीं ना कुछ ऐसा खेल कर सकती है। इसी को लेकर इन्होंने कहा है कि अगर ये लोग जीत जाते हैं तो ये तय करेगा कि झारखंड जुड़ेगा या बटेगा। यानी एक तरह से हेमंत सोरेन ने यह कहा है कि अगर बीजेपी जीतती है तो झारखंड बट जाएगा, और अगर इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो वो झारखंड को एकजुट रखेंगे। इस तरह के दावे हेमंत सोरेन ने जो किए हैं, और ये लंबे वक्त से वो यही बातें कहते आ रहे हैं, बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगाते आ रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस बार के चुनाव में नतीजे क्या कहते हैं। झारखंड बटेगा नहीं बटेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 23 नवंबर को जनता अपना जनादेश बता देगी कि उन्होंने किसकी सरकार चुनी है, इंडिया गठबंधन की या बीजेपी की, एनडीए की। बहरहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, और अब मैं आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहे और आपने इतना सहयोग दिया। मैं अपने सहयोगी यश को भी धन्यवाद देना चाहूंगी सभी जानकारियों के लिए, और उम्मीद करती हूं कल आपसे फिर इसी वक्त मुलाकात होगी इसी जगह।